ये फिल्म लुइस ज़ैम्ब्रिनी के जीवन के संघर्ष के बारे में है। जब लुइस छोटा था, बहुत सारी शैतानी करता था। उसकी शैतानी से उसके पेरेंट्स, आजुक बाजुक वाले, उसके नेबर्स सब परेशान होते थे। वो दारू पीता, चोरी करता, सिगरेट पीता। इसी कारण उसके पिता उसे कई बार पनिशमेंट देते हैं। इन सब चीजों का लुइस पर कोई असर नहीं था। लुइस का एक बड़ा भाई था जिसे लुइस पर बहुत भरोसा था। एक बार लुइस की कुछ गलत हरकत देखकर उसका कोई पीछा करता है। लुइस बहुत तेज भागता है। लुइस का भाई लुइस को भागते हुए देखकर हैरान हो जाता है और कुछ सोचता है, और वो लुइस को रनर बनने के लिए मोटिवेट करता है और उसका बड़ा भाई उसे प्रैक्टिस भी कराता है। तब लुइस उसे कहता है कि मुझे अपने आप पर भरोसा नहीं है, और लुइस कहता है मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ और दूसरों की तरह नहीं हूँ, मुझसे नहीं होगा। लुइस का भाई उसे मोटिवेशन करता है और कहता है मुझे तुम पर भरोसा है। उसका भाई उसे समझाता है कि अगर तुम बर्दाश्त कर सकते हो तो खेल भी सकते हो। तुम प्रैक्टिस करो औरों से कई ज्यादा, देखना एक दिन तुम ही जीतोगे। अगर तुमने हार मान ली, एक दिन तुम बैठकर भीख मांगोगे। लुइस बार बार कहता है कि मुझे अपने आप पर विश्वास नहीं होता। लुइस का बड़ा भाई कहता है मुझे तुम पर विश्वास है। लुइस का भाई उसे प्रैक्टिस करने के लिए लेकर जाता है और कहता है चलो अब प्रैक्टिस करें, और लुइस प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है। लुइस के स्कूल में कंपटीशन होता है और लुइस भी उसमें पार्टिसिपेट करता है। शुरू में लुइस बहुत पीछे होता है और बाद में सबसे आगे निकलने की कोशिश करता है और वो निकल जाता है। आगे फिल्म में दिखाया गया है लुइस प्रैक्टिस करता है और उसका भाई पीछे से साइकिल चलाता है, और लुइस तेज भागना शुरू करता है और भागते भागते वो बड़ा हो जाता है, और बड़े होके वो रेस में पार्टिसिपेट करता है और फर्स्ट आ जाता है। इसके बाद एक और रेस दिखाते हैं जिसमें लुइस तेज भागता है और वो एक रिकॉर्ड बना देता है, और वो 4 मिनट में 1 मील दौड़ता है। अमेरिका के इतिहास में कोई भी हाई स्कूल का बच्चा 4 मिनट में 1 मील नहीं भाग पाया। ये लुइस का रिकॉर्ड होता है और इसी कारण उसका ओलंपिक में सिलेक्शन हो जाता है, और वो ओलंपिक में जा रहा है तो उसका भाई से कहता है कि तुम भी साथ चलो। उसका भाई कहता है मैं साथ क्यों चलूं, तुम जीतने वाले तो हो नहीं। ये बात मुझे भी पता है, पर अगले ओलंपिक में मैं सबको दिखा दूंगा। उसका भाई कहता है टोक्यो, अगला ओलंपिक टोक्यो में है। लुइस का भाई कहता है दर्द की एक कीमत जीवन भर की महिमा होती है। जिंदगी में कभी ऐसे पल आते हैं जहाँ पर इंसान टूट जाता है, हार मान जाता है, और उस पल में अगर इंसान हार ना माने, आगे बढ़े और लड़े, तो वो आगे बढ़ जाता है और कामयाबी के बुलंदियों पर छू लेता है। और इसके बाद लुइस ओलंपिक के लिए चले जाता है। ओलंपिक में लुइस 5000 किलोमीटर की रेस में हिस्सा लेता है, और वो सारे राउंड में बहुत पीछे रहता है, और वो आखिरी राउंड में इतनी तेज भागता है कि वो वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर देता है। और ये ओलंपिक हुआ था 1936 में। लुइस का सपना था जो अगला ओलंपिक 1940 में जो जापान में टोक्यो शहर में होना था, वो सोचता है कि वो उसमें जाएगा, पार्टिसिपेट करेगा और जीत जाएगा और अपने देश के लिए मेडल लाएगा। उसका सपना ये पूरा नहीं हो पाया क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो चुका था, तो 1940 का ओलंपिक रद्द हो गया। अब कहानी आगे बढ़कर आती है 1943 में, जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था। इस समय जापान और अमेरिका के बीच में वॉर चल रहा होता है, और लुइस अमेरिका की सेना में एक बम्बार्डियर होता है, और उनकी एक पूरी टीम होती है जो प्लेन से जाते हैं और दुश्मन के अड्डे पर धावा बोलते हैं और बम गिराते हैं और उन्हें हरा देते हैं। एक दिन दुश्मन से लड़ते लड़ते उनका प्लेन पूरी तरह तबाह हो जाता है और उनके कई सारे साथी जख्मी हो जाते हैं, और वो वापस जाकर लैंडिंग करने की कोशिश करते हैं। ये लैंडिंग नामुमकिन के बराबर थी क्योंकि प्लेन काफी डैमेज हो चुका था। पायलट लैंडिंग करने की कोशिश करता है और लैंडिंग करता है और एक प्लेन का पहिया फट जाता है। फिर भी पायलट बहुत मुश्किल से प्लेन को संभालता है और रोकता है, और इससे किसी की जान का नुकसान नहीं होता। और लुइस अपने सपने को नहीं छोड़ता और वो रनिंग की प्रैक्टिस करता है, और उसका दोस्त उसके पीछे जीप लेकर आता है, और लुइस के दोस्त आते हैं और कहते हैं हमें जाना होगा, इस बार हमें जंग पर नहीं, कुछ लोगों को ढूंढने के लिए जाना होगा। और वो कहता है कि वो लोग समंदर में कहीं फंस गए हैं और उन्हें ढूंढना है, और लुइस की पूरी टीम उन्हें ढूंढती है, और उनके खुद की प्लेन की हालत बहुत खराब होती है, और प्लेन में तकनीकी खराबी के कारण उनका प्लेन क्रैश हो जाता है और समंदर में गिर जाता है। इस क्रैश में सभी मर जाते हैं और सिर्फ 3 बचते हैं, और उनमें से एक लुइस भी होता है, और वो तीनों एक बोट पर बैठते हैं और उनके पास कुछ खाने के लिए होता है। तो लुइस बोलता है एक चॉकलेट सुबह, एक टुकड़ा शाम को खाएंगे, और कहता है पानी 2 घुट से ज्यादा एक दिन में कोई भी नहीं पिएगा। लुइस सोचता है कि उन्हें कोई कब तक ढूंढेगा, इसलिए वो ये सब कहता है, और उनके सामने है
विशाल समंदर जिसका कोई छोर नहीं दिखता, और वो तीनों दोस्त उस बोट पर ही सो जाते हैं। और लुइस देखता है कि आसमान पर एक प्लेन जा रहा है, और उस प्लेन को सिग्नल देने के लिए लुइस और उसके दोस्त कई कोशिश करते हैं, और वो लोग नहीं देख पाते और प्लेन वहां से चले जाता है। और इस बात से सबको गुस्सा आ जाता है और सब मायूस हो जाते हैं और उम्मीद छोड़ देते हैं। और तभी लुइस देखता है वहां पर चॉकलेट के खाली डिब्बे पड़े थे। उनमें से एक दोस्त मैक जो रात को सारे चॉकलेट खा लेता है, और इस बात पर लुइस उस पर बहुत गुस्सा करता है। और मैक कहता है इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो लुइस कहता है इससे सबको फर्क पड़ता है। लुइस और उसके दोस्त समंदर में फंसे होते हैं और कुछ दिन हो जाते हैं और भूख और प्यास से वो तड़पते हैं। थोड़ी देर के बाद उनकी नाव में एक बहुत बड़ा पक्षी आ जाता है, और लुइस और उसके साथी उस पक्षी को एक खाने की नजर से देखते हैं। अगर उन्होंने ये मौका गवा दिया तो ये मौका फिर दोबारा नहीं मिलेगा। लुइस बड़ी चालाकी से उस पक्षी को पकड़ लेता है, वो उस पक्षी को खाते हैं और उन्हें वो हजम नहीं होता और सब उल्टियां करते हैं। और उनमें से एक दोस्त कहता है क्यों ना मछलियां पकड़ते हैं, और वो मछलियां पकड़कर खाते हैं। और एक रात को वो सब सोते हैं और तभी समंदर में तूफान आ जाता है। उनकी जिंदगी हाथ से फिसलती हुई दिखाई देती है, और इस तूफान से वो सारे लोग बच जाते हैं। और वो खाने के लिए मछलियों को तो इस्तेमाल कर लेते हैं, और पीने के लिए पानी कहाँ से लाए ये सोचते हैं वो। और तभी किस्मत उनका साथ देती है और बारिश शुरू हो जाती है। और बारिश को देखकर वो खुश हो जाते हैं और वो कुछ पानी जमा कर लेते भी है। वो देखते हैं कि ऊपर से एक प्लेन जा रहा है, और उस प्लेन को वो सिग्नल देते हैं, पर वो प्लेन जापानीज का होता है। वो उन पर गोलियां चलाते हैं और वो सब समंदर में कूद जाते हैं और उनकी जान बच जाती है। जापानीज के प्लेन के हमले के बाद उनकी एक बोट खराब हो जाती है, और उस बोट में कई छेद हो जाते हैं, और उनमें से एक बोट को वो रिपेयर कर लेते हैं और दूसरी बोट पूरी तरह से खराब हो जाती है। और इतनी सी छोटी बोट में अब वो तीनों को एडजस्ट करना पड़ता है, और उन्हें समंदर में 35 दिन हो चुके हैं, और मैं प्यास को बर्दाश्त नहीं कर पाता, और उनमें से एक की मौत हो जाती है। अब वे 2 बचे होते हैं, उनकी हालत खराब होती है, ना तो वो बात करने के लायक होते हैं ना ठहरने के लायक होते हैं, क्योंकि इन्हें समंदर में 47 दिन हो चुके होते हैं। इसके बाद एक जापानीज शिप इन्हें देख लेता है और इन्हें पकड़ लेता है, और ये जापानीज की गिरफ्त में होते हैं। लुइस और उसके दोस्त को एक कैंप पर लेके जाते हैं, और जापानीज लुइस को पहचान लेते हैं क्योंकि उनके पास एक फोटो भी होता है, और वहाँ से उन दोनों की इंफॉर्मेशन लेते हैं और उन्हें दूसरे कैंप पर भेज देते हैं जो कि टोक्यो में होता है। और लुइस देखता है और उस कैंप का एक इंचार्ज होता है और बहुत ही क्रूर होता है, उसका नाम होता है कॉकरोल वटनामे, और वो कहता है तुम जापान के दुश्मन हो, तुम्हारे साथ ऐसे ही सलूक होगा जैसे दुश्मनों के साथ होता है। लुइस उसे देखता है और वो उसे देख लेता है, और लुइस के पास जाकर कहता है तुम मेरी आंखों में देखो। जैसे ही लुइस उसके आंखों में देखता है और वो जोर से डंडा मारता है, और वो बार बार लुइस को कहता है मेरी आंखों में देखो, और हर बार उसे मारता है, और आखिरी में बोलता है मेरी आंखों में कभी मत देखना। और अगले दिन सबको ग्राउंड में बुलाया जाता है। कहता है तुम में से एक कुक है जो ऑस्ट्रेलिया से आया है और एक एथलीट है, और वो कहता है कौन है ओलंपिक एथलीट, तो लुइस अपना हाथ ऊपर करता है। फिर वो अपने साथी और लुइस की एक रेस लगाता है जिसमें लुइस हार जाता है और थक कर गिर जाता है, और उसके बाद लुइस को बहुत ज्यादा मारता है, और सब कैदियों में वो लुइस से ज्यादा नफरत करता है। ऐसा लगता है कि वो लुइस से कुछ पर्सनली दुश्मनी निभा रहा है। फिर उस रात को वो इंचार्ज फिर लुइस के पास आता है और उसे बहुत मारता है। इसके कुछ दिन बाद रेडियो से कुछ लोग वहाँ पर आते हैं और कहते हैं कि अमेरिकी सरकार तुम्हारे घर वालों को ये बता रही है कि लुइस मर चुका है और वो जिंदा नहीं है। और वो कहते हैं कि लुइस से क्या तुम अपने घर वालों को बताना चाहते हो कि तुम जिंदा हो, और वो उनके साथ जाता है और अपने घर वालों को एक रेडियो पे मैसेज भेजता है कि वो जिंदा है और ठीक है। और उसके बाद लुइस को एक पेपर देते हैं और कहते हैं जो भी हमने लिखा है इस पेपर में अमेरिका के बारे में वो तुम इस रेडियो पर बोलो, और कहते हैं कि हम तुम्हें वापस कैंप पर नहीं भेजेंगे और तुम्हें यहाँ पर अच्छा जीवन देंगे। और लुइस इसे मना कर देता है और कहता है जो इसमें लिखा है वो सच नहीं है और मैं नहीं बोलूंगा। और इसके बाद लुइस को वो फिर से कैंप पर भेज देते हैं, और फिर वहाँ का इंचार्ज लुइस को सताता है, लुइस के 2 हाथ बंद देता है और कहता है तुम मजबूत हो मेरी तरह, और सोचता था कि तुम में अच्छे दोस्त बन सकते हैं, पर वो कहता है कि जापान का दुश्मन मेरा दोस्त कभी बन नहीं सकता, और कहता है तुम बात नहीं मानते और रेस्पेक्ट नहीं करते, आज मैं तुम्हें रेस्पेक्ट करना सिखाऊंगा। वहाँ पर जितने भी बंदी होते हैं वो सबको कहता है वो एक एक आकर लुइस को एक पंच मारे, और देखता है कि कोई भी लुइस के मुंह पर पंच नहीं मारना चाहता,
और वहाँ पर लुइस के दोस्त को लाते हैं और वहाँ का इंचार्ज लुइस के दोस्त को मारता है और कहता है कि अगर तुमने लुइस के मुंह पर पंच नहीं मारा तो मैं इसे मारता रहूंगा। ये सब देखकर लुइस कहता है मुझे मारो, और सारे बंदी लुइस को मारते हैं। इतने सारे पंच खाकर लुइस की हालत खराब हो जाती है। लुइस की किस्मत अच्छी होती है और वहाँ का इंचार्ज का प्रमोशन हो जाता है और वो वहाँ से चले जाता है। और एक रात को उनके कैंप में बमबारी होती है और उस बमबारी में पूरा कैंप तबाह हो जाता है और जल जाता है। जो भी कैदी वहाँ बच जाते हैं उन्हें ट्रांसफर करके उन्हें दूसरे कैंप पर भेज देते हैं। तो वो देखता है कि वहाँ का इंचार्ज कार्टर वटनामी है को, और ये देख के लुई के पैर लड़खड़ा जाते हैं और वो इंचार्ज लुइस के सामने आ जाता है और कहता है तुम मेरी आंखों में क्यों नहीं देखते हो। फिर भी लुइस उसकी आंखों में नहीं देखता और वो इंचार्ज फिर भी लुइस जोर से डंडा मारता है और अगले दिन से सारे कैदी काम पर लग जाते हैं। एक बार लुई काम कर रहा होता है, एक जापानीज सोल्जर लुई को ऊपर से धक्का मार देता है और लुई नीचे गिर जाता है और उसके पैर पर मोच आ जाती है। इस कैंप में काम बहुत हार्ड है इसलिए सबकी हालत खराब हो जाती है। एक दिन लुई बहुत थक जाता है और सहारा लेता है और वही सिपाही आता है जिसने लुइस को ऊपर से धक्का दिया था और लुइस को अपने इंचार्ज के पास लेकर जाता है और वहाँ पर बहुत सारी लकड़ियाँ होती है और वो कहता है लुइस को ये लकड़ी उठाओ, पर वो लकड़ी बहुत भारी होती है। लुइस बहुत मुश्किल से उस लकड़ी को उठाता है। तभी वहाँ का इंचार्ज कहता है इसे अपने सिर पर उठाओ और लुई बड़ी मुश्किल से उसे अपने सिर पर उठाता है और वहाँ का इंचार्ज कहता है अगर इसने लकड़ी नीचे गिराई इसे गोली मार देना। लुइस लकड़ी तो उठाकर रखता है पर लकड़ी का वजन ज्यादा रहने के कारण लकड़ी धीरे धीरे नीचे आ जाती है और लुई बिल्कुल शांत होता है और जोर जोर से सांस लेता है। फिर लुई उस इंचार्ज के आंखों में देखता है और अपनी पूरी ताकत लगाकर उस लकड़ी को उठा देता है और उस इंचार्ज की आंखों में देखता रहता है और घूरता रहता है। वो इंचार्ज लुइस को कहता है मेरी आंखों में मत देखो, तो भी लुइस उसे ही देखता रहता है और वो कई बार मना करता है तो भी लुइस उसके ही आंखों में देखता है और वो भागते हुए आता है और उसके हाथ में जो लकड़ी होती है उससे लुइस को बहुत मारता है। मार खाने के बावजूद भी लुइस उसकी ही आंखों में देखता है। उसके बाद वो लकड़ी फेंक देता है और लुइस को बहुत सारे पंचा मारता है और लुइस को वो पल याद आता है जब वो रनिंग की प्रैक्टिस करता था। कहीं ना कहीं लुइस ने अपने डर से तकलीफ से जीत हासिल कर ली थी। दर्द के एक पल की कीमत जीवन भर की महिमा होती है। ये बात लुइस के भाई ने लुइस से कही थी। दर्द की एक पल की कीमत जीवन भर की महिमा होती है। ये बात लुइस के भाई ने लुइस से कही थी। कार्टर वटनामी लुइस को इतना मारता है और वो खुद थक जाता है और लुइस के पास इतनी भी ताकत नहीं होती कि वो खड़ा हो सके और लुई रात भर वहीं पड़ा होता है। अगली सुबह और वो सारे कैदियों को एक जगह खड़ा करते हैं। उनमें से एक ऑफिसर कहता है कि अब लड़ाई खत्म होने वाली है। तो वो कहता है कि आप सबको हम न्योता देते हैं कि आप हमारी नदी में नहाएं। और वो सारे कैदी नदी की तरफ जाते हैं और उन कैदियों को डर लगता है और वो सोचते हैं कि वो उन्हें मार देंगे और वो देखते हैं कि उनकी तरफ एक हवाई जहाज आ रहा होता है और वो देखते हैं कि वो हवाई जहाज उन्हीं की कंट्री का होता है। उस हवाई जहाज को देखकर सारे बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि उन्हें पता चल जाता है कि अब जंग खत्म हो चुकी है। फिर लुई कार्टर वटनामी के कैबिन में जाता है पर वे देखता है कि वो वहाँ पर नहीं है और वो देखता है कि और वो डंडा वही है जिससे लुइस को वो बहुत मारता था और लुइस को कार्टर वटनामी और उसके पिता की फोटो दिखती है जिसमें कार्टर वटनामी बहुत छोटा होता है। फिर लुइस वापस अपनी कंट्री को आ जाता है और सबसे पहले अपनी जमीन को चूमता है और वो उसके बाद अपने परिवार से मिलता है और बहुत खुश होता है। और 1947 में लुइस की शादी हो जाती है और शादी के बाद उनका एक बेटा और बेटी होती है।